Hello guys, welcome to our channel. So today we will be starting with our class 12 accountancy. As we all know that accountancy book is divided into three parts. That is part 1. Part 1. Part 1 is of volume 1 and वॉल्यूम 2। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं पार्ट 1 की 2 बुक है हमारे पास और पार्ट 2 की 1 बुक है। तो पार्ट 1 में हमारे सबसे पहले बुक में है पार्टनरशिप, सेकेंड बुक में है कंपनीज एंड लास्ट में हमारे पार्ट 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आते हैं 20 मार्क्स। कंपनीज में आते हैं, कंपनीज में आपके कंपनीज और साथ ही में आपके एनपीओ रहते हैं। तो एनपीओ में गाइस रहते हैं 10 मार्क्स और कंपनीज में रहते हैं आपका 20 मार्क्स और लास्ट में जो 30 मार्क्स बचता है वो है पार्टनरशिप। सो ओवरऑल कितना हो रहा है 80। तो आपके रिटन एग्जाम में ऐसे ही फॉर्मेट रहेंगे। पार्टनरशिप से आएंगे 30 मार्क्स, पार्टनरशिप से रहेंगे आपका 30 मार्क्स, फिर कंपनीज और एनपीओ मिला के होंगे आपके 30 मार्क्स और लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे वो होंगे 20 मार्क्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट बी से, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। सो गाइज, अगर हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपने 20 मार्क्स आसानी से लिए हैं। और आप घबराइएगा मत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही ईजी चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और ये सब आपका 11 से रिलेटेड है। आपने जो भी 11 में पढ़ा था वही सब रिलेटेड है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। और एक मिथ होगा आप लोग के पास, आप लोग ने भी सुना होगा कि जो क्लास 11 में पढ़ा वो क्लास 12 में नहीं होता है, लेकिन ये सबसे गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने जो भी क्लास 11 में पढ़ा वो सब काम आता है। तो ऐसे बात को इग्नोर करें कि जो 11 में पढ़ा वो 12 में काम नहीं आता है। So guys, let's move towards our chapter. तो guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गाइस, आपने 11 में पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एंड प्रोडक्ट होता है। मानिए जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ये है जिसमें हमने अपनी कंपनी के सब कुछ लिखे, यहाँ पे सब कुछ लिखे, मेरा कंपनी का ऐसा है, ये है, वो है। तो अब जो ये स्टेटमेंट है ये हम लोग किसको देते हैं, बाहर के पार्टीज को देते हैं। जैसे हो गए क्रेडिटर्स, हो गए इन्वेस्टर्स, हो गए जो भी है, जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स है, उन्हें हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इतना क्लियर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, हमारा एंड रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट। इससे हमें दो चीज पता चलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि हमारा एसेट एंड लायबिलिटी का पोजीशन नंबर 1। नंबर 2 हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। तो हमें क्या पता चलता है, नंबर 1 एसेट एंड लायबिलिटी का पोजीशन एंड नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस। ओके गाइस, तो इतना क्लियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या मेन चीज, दो चीज रहते हैं। नंबर 1 इज बैलेंस शीट एंड नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो आज हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ के हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल की तरफ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट बैलेंस शीट।
तो गाइस आपने 11 में पढ़ा होगा हम लोग बैलेंस शीट कैसे करते थे। यहाँ पे बैलेंस शीट लिखते थे, एज एट लिखते थे, डेट मेंशन कर देते थे और यहाँ पे ऐसे टी फॉर्मेट, इधर लाइबिलिटी, इधर रुपीस, फिर इधर एसेट्स एंड देन इधर रुपीस, फिर यहाँ पे डब्बा बना दो, यहाँ डब्बा बना दो, ऐसे कर दो। तो हम लोग क्या करते थे, लाइबिलिटी का सब कुछ यहाँ लिखते थे, फिर यहाँ टोटल, और एसेट सब यहाँ लिखते थे, फिर यहाँ टोटल। तो हमें क्या होता था, मतलब ये और ये हमेशा टैली होंगे। ये जो है फॉर्मेट, ये अब हम लोग नहीं करेंगे। ये हो गया आपका पार्टनरशिप के टाइम का फॉर्मेट। लेकिन अब हम लोग कंपनीज के तरफ में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपनीज। तो कंपनीज में हमारा न्यू फॉर्मेट होता है। जो ये एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है, ये किसका है, ये है पार्टनरशिप। तो गाइज इतना क्लियर है आप लोग को। पार्टनरशिप में हम लोग का जो 11 में फॉर्मेट रहता था वही होगा, और कंपनीज में जो अभी हम लोग नया सीखेंगे वो कंपनीज का फॉर्मेट है। तो चलिए बैलेंस शीट सीखते हैं कंपनी का। सबसे पहले कंपनी में क्या होते हैं, कंपनी के नए नए एक्ट निकलते हैं। कंपनीज के जो एक्ट होते हैं उसी के बेसिस में रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनीज के कौन से एक्ट है। कंपनीज के न्यू एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 से हमें बैलेंस शीट पता चला था। तो कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। सो जो भी हम लोग फॉर्मेट अभी बैलेंस शीट के सीखेंगे वो किसके बेसिस में, पार्ट 1 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। तो आप ये याद रखिएगा, कितने बार क्वेश्चन में 1 मार्क्स के लिए आ जाते हैं कि कौन से शेड्यूल और कौन से पार्ट बैलेंस शीट को स्टेट करते हैं। तो क्या बोलेंगे, पार्ट 1 शेड्यूल 3। ओके, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऐसे करेंगे, फिर लिखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है, डेट लिख देंगे एज एट डेट। इतना क्लियर है। फिर हम लोग 11 में क्या करते थे, यहाँ पे बैलेंस शीट लिख दिए, फिर ऐसे लाइन लाइबिलिटी एसेट। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके खींच देंगे, एक कॉलम ऐसे और एक कॉलम ऐसे। थोड़ा लाइन को माफ कीजिएगा, इधर से उधर निकल जाती है। एक और लाइन देंगे और एक और लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर से ऐसे करके बंद कर दीजिए इसको। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे नोट, और यहाँ लिखेंगे अमाउंट, और यहाँ लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग क्या देखे थे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहती है, लाइबिलिटीज। तो अब लाइबिलिटीज कंपनी में बन के क्या आ गई है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहले क्या थी हम लोग लाइबिलिटी, और अब क्या हो गई, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ आपको भी सेम फॉर्मेट लगाना है। पहले आपको रोमन 1 देके फिर ये कैपिटल में लिखना पड़ेगा, फिर इसके अंदर के पार्ट लिखना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे आपको मैंने बताया, पहले हम लोग क्या करते थे, लाइबिलिटी ऐसे लिख दिए, यहाँ पे लिख देते थे क्रेडिटर्स अमाउंट। जैसे फिर बैंक लोन है तो बैंक लोन, फिर यहाँ पे अमाउंट, ऐसे करते थे। लेकिन अब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी में मेनली 3 ग्रुप्स होते हैं। सो नंबर 1 में क्या आएंगे, शेयर होल्डर्स फंड। तो आप देख रहे हैं ना, मैंने जो इस तरह गैप छोड़ा, ये आपको ऐसे गैप छोड़ना है। ये इस तरह से डिज़ाइन दिया गई है क्योंकि स्टेट किया हुआ है पार्ट 1 शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 में इस तरीके से ही लिखा हुआ है। तो शेयर होल्डर फंड लिख देंगे। शेयर होल्डर फंड लिखने के बाद अब इसके अंदर आएगा, शेयर होल्डर फंड में आएगा नंबर ए,
शेयर कैपिटल। सो सबसे पहले क्या आएगा, शेयर कैपिटल। नंबर बी विल बी रिजर्व एंड surplus, and number 3 will be money received under share warrants। तो मेन 3 क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं शेयर कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस, देन मनी रिसीव्ड अंडर शेयर वारंट्स। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, नंबर 2 लिख दीजिए, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, नंबर बी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नंबर सी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो हम लोग ने क्या लिखा, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या थे, नंबर ए शेयर कैपिटल, नंबर बी रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर सी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। गाइस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स जो है ये हम लोग का टॉपिक डिलीटेड है, ये हमने सिलेबस में पूछा नहीं जाएगा। और इसके बाद जो सब है एक हेडिंग होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी डिलीटेड है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो आप लोग उसे पढ़ना नहीं क्योंकि वो आ नहीं रही है। तो आए इक्विटी लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2 नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर नॉन करेंट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ओके, सो लास्ट क्या बचा है अपना, करेंट लाइबिलिटी। नंबर 3 करंट लाइबिलिटीज, ऐसे करके डैश। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज में लिखा हूँ, आप लोग उसी में कंटिन्यू करना। तो नंबर ए में क्या था, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, नंबर बी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नंबर सी trade payable, and number last is other current liabilities। तो वही फॉर्मेट कर लेते हैं हम लोग, एक नोट का और 2 अमाउंट का। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे लाइबिलिटी हो जाती है ख़त्म। तो पता है आपको फॉर्मेट क्या रहता है, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। तो इतने आपको क्लियर है। तो आपको मैं अब जादू की टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिससे आप ये आसानी से याद कर सकते हैं। पहला मेन पॉइंट है, जो हम ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखते हैं और आगे जाके हम लोग एसेट लिखेंगे दूसरे में, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं मेजर हेड। ठीक है, अब शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, ये सब को बोलते हैं हम लोग मेन हेड। और इनके अंदर में जो जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं सब हेड। जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये क्या हो गए, सब हेड। ठीक है, क्लियर है। तो क्या होंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले क्या, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी उसमें क्या दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब देखिए नॉन करेंट लाइबिलिटी में आपको पता है ये क्या क्या होगा, जो भी होगा सब लॉन्ग टर्म का बेसिस में होगा। तो आप लोग याद कर सकते हैं, डायरेक्ट सबके आगे लॉन्ग लिख दीजिए आप। तो क्या हो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब यही सेम शॉर्ट टर्म करके आ जाएंगे करेंट लाइबिलिटी के अंदर। तो करेंट लाइबिलिटी ये भी क्या हो गए, करेंट लाइबिलिटी क्या हो गए, बोलिए बोलिए, मेन हेड। वेरी गुड। तो करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आएंगे, सब हेड्स। शॉर्ट टर्म बोरोविंग, जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग थे वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग हो जाएंगे, जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन थे वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन बन जाएंगे, और जो अदर लॉन्ग
टर्म लाइबिलिटी थे वो हो जाएंगे अदर करंट लाइबिलिटी, एंड लास्ट में क्या बचे अपने ट्रेड पेबल। तो इस हिसाब से हमारे ये हो गया। अब मेन पॉइंट, अब यहाँ पे नोट क्यों लिखे हमने, ये तो कई लोग ने सोचा होगा। तो नोट हम लोग इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग का जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग मेन पॉइंट्स यहाँ लिख देते हैं। अब इसके अंदर में जो जो अमाउंट आते, जो जो पार्ट आते, वो सब हम लोग क्या करते हैं नोट में दिखा देते हैं, जिससे हमारा ये फॉर्मेट सुंदर लगे देखने में। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में एक नोट नंबर 1 दे दीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 दे दीजिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट नंबर 3 दे दीजिए, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में नोट नंबर 4, 5। क्लियर है। फिर करंट लायबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो करंट लायबिलिटी में 6, 7, 8 और 9। ठीक है, सबने दे दिया नोट नंबर। तो अब मैं नोट के बारे में सब समझाता हूँ। शेयर कैपिटल के अंदर क्या आते हैं? शेयर कैपिटल के अंदर 2 चीज आती है। सबसे पहले एक प्रेफरेंस शेयर और नेक्स्ट आती है इक्विटी शेयर। अभी आप लोग बस इतना ही जान के रखिएगा कि शेयर कैपिटल किसे बनते हैं, प्रेफरेंस शेयर प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे शेयर्स चैप्टर्स में। अभी आप लोग बस इतना समझिए, शेयर कैपिटल मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? पहला तो आएगा एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सबसे मेन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अगर मानिए अगर आपका ये लॉस में है तो क्या आएगा माइनस, प्रॉफिट में है तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। नंबर 2 में आएगा आपका जनरल रिजर्व। आप लिख लीजिए, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, जनरल रिजर्व आ जाएगा। या फिर आप एक तरीके से कर सकते हैं जिसमें भी आप अगर रिजर्व वर्ड देख रहे हैं सब किसके हेड में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस मतलब होता है अपना प्रॉफिट, और रिजर्व मतलब होता है जो भी हम लोग रिजर्व अपने फर्दर यूज के लिए कर रहे हैं उसे बोलते हैं हम लोग रिजर्व। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होती है? जो हम लोग बैंक लोन लेते हैं उसे क्या करते हैं हम लोग, मतलब बोरो करते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, मोर देन 1 ईयर। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब क्या होगा, मोर देन 1 ईयर के लिए हम लोग कुछ बोरो करते हैं, जैसे कि बैंक लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सब आते हैं बैंक लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोरोइंग मतलब हम लोग जो भी बोरो कर रहे हैं, जैसे ये है ए और ये है बी। तो बी जब ए से कुछ लेता है तो इसे बोलते हैं बोरोइंग करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन जो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आते हैं जैसे प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉयमेंट फंड, एम्प्लॉयज फंड के लिए। एम्प्लॉय फंड मतलब जैसे कोई एम्प्लॉय आपको वर्क कर रहा है तो उसके लिए आप एक फंड स्पेसिफिक जमा करके रखते हैं, क्योंकि जब आपका काम छोड़ के चल जाता है तो आपको उसे कुछ पैसा देना पड़ता है, तो वही फंड आपका यूज़ होता है। और या फिर आपका एम्प्लॉय किसी एक्सीडेंट से गुजर गया है तो आपको उसे पैसा देना पड़ता है, तो आप उस प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल करके उसे पैसा दे सकते हैं। और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आता है मेन एक ही चीज़ आता है, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे वही शेयर्स डिवेंचर्स के चैप्टर में। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब आपने जो चीज़ बोरो किया, अब मानिए जैसे आप 10 लाख ए से बोरो किए, तो जब बी ए को पे ऑफ करेगा, मानिए जैसे बी ने ए को पे ऑफ किया 5 लाख रुपीज़, तो जो ये रिडीम हो रहा है, रिडेम्पशन मतलब होता है पे ऑफ करना। जो 5 लाख किया तो उसे कहते हैं पे ऑफ करना। तो जब ये रिडीम करता है तो उसमें एक प्रीमियम चार्ज किया जाता है, उसी को कहते हैं अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो नेक्स्ट आते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब क्या आएंगे, लेस देन 6 मंथ। ठीक है,
लेस देन 6 मंथ के लिए जो भी हम लोग बैंक लोन ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए प्रोविजन। इसमें मेन फेमस क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हेड के अंदर ही आएगा। और ट्रेड पेबल क्या बनते हैं, हम लोग दो चीज़ के ऊपर बनते हैं, वन इज बिल्स पेबल, वन इज क्रेडिटर। So when bills payable is added to creditor, it forms trade payable। क्लियर है इतना। और अदर करेंट लाइबिलिटीज मतलब आपने 11 में और भी जो जो लाइबिलिटी पढ़ा जो ऊपर में अभी तक आए नहीं है वो सब किस में आ जाएंगे, अदर करेंट लाइबिलिटी। लाइक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी पढ़ा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी तक ऊपर आए नहीं तो क्या आ जाएगा, अदर करेंट लाइबिलिटी। आपको जो भी कुछ समझ नहीं आई करेंट है लेकिन तो आप किस में डाल दोगे, अदर करेंट लाइबिलिटी। जैसे फिर इंटरेस्ट पेड बट ड्यू ऑन बोरोविंग, इंटरेस्ट पेड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग, ये सब आ जाएंगे किसके अंदर, अदर करेंट लाइबिलिटीज। एक और आ जाएंगे वो है कॉल्स इन एडवांस, वो भी किस में आएंगे, अदर करेंट लाइबिलिटी। तो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। तो आपको कोई भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक लास्ट टाइम हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आज लाइबिलिटी साइड। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखते हैं और इक्विटी एंड लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेजर हेड। फिर उसके अंदर जो आते हैं उसे कहते हैं हम लोग मेन हेड। फिर उसके अंदर के जो भी चीज़ आते हैं उसे कहते हैं हम लोग सब हेड। क्या, मेजर हेड, मेन हेड, सब हेड, मेजर हेड, मेन हेड, सब हेड। तो मेजर हेड कितने हैं, 1 है लाइबिलिटी। मेन हेड कितने हैं, 3 है, दैट इज शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में सब हेड कितने, 2, दैट इज शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करेंट लाइबिलिटी में कितने हैं, 3, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और वही करेंट लाइबिलिटी में सब ऑपोजिट कर देंगे हम लोग, शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी। और इसका जो भी टोटल होगा वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको ये सब क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एसेट्स से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना भूलिएगा मत। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।